जब उसे लड़की के रोने का आवाज आता है तो आदमी उस तरफ देखता है। लड़की को रोता देख आदमी उसके पास जा बगल में बैठ जाता है, पर माही को उस आदमी के आने और उसके बगल में बैठने का एहसास ही नहीं था। तभी वो आदमी, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर उसका आवाज बहुत अट्रैक्टिव था, वो माही से कहता है, तुम्हें अगर रोना है तो अपने घर पर जाकर रोवो। आदमी के आवाज को सुन माही अपने चेहरे को मोड़ अपने आंसू से भरे नजरों के साथ उसे देखती है और उसे ओवरकैप साथ ही मास्क लगाया देख वो घबरा कर कहती है, तुम मेरे साथ क्या करने का सोच रहे हो। माही के ऐसे बातों को सुन लड़का अपना मास्क और कैप हटा माही के आंखों में देखता है। आदमी दिखने में बहुत चार्मिंग था। अपने मास्क और कैप को हटाने के बाद वो माही के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने का सोच रहा हूँ। ये सुन माही कुछ न कह अपने चेहरे को फेर लेती है तो आदमी सवाल करता है, वैसे तुम रो क्यों रही हो। आदमी के सवाल को सुन माही कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। माही के इस बात को सुन आदमी कहता है, ओके मत बताओ, तुम यहाँ बैठकर आराम से रोती रहो, पर यह पार्क ज्यादा सेफ नहीं है, तो हो सके तो जल्दी चली जाना। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाने को था, तभी ये देख माही कहती है, मेरे साथ बैठो, मैं बताती हूँ, वैसे भी मैं शेयर करना चाहती हूँ और तुम स्ट्रेंजर हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ये सुन आदमी वापस बैठ जाता है, तभी माही कहती है, मेरे क्लास में एक लड़का है जय। ये नाम सुन आदमी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वही माही आगे कहती है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं आज उसे प्रपोज भी की, पर वो मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा वो किसी और को पसंद करता है। ये सुन आदमी उसकी तरफ देख हल्की सी मुस्कान अपने होंठों पर ला कहता है, रोने से वो तुम्हें मिल नहीं जाएगा, पर तुम रोकर अपना दिल हल्का कर सकती हो, और प्यार एक साइड हो तो उससे जल्द ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमेशा बस तकलीफ ही मिलता है। ये बात सुन माही उस आदमी की तरफ देख सवाल करती है, क्या आप किसी से प्यार किए हो कभी। ये सवाल सुन उस आदमी के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान छा जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, किया था प्यार, पर वो। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है तो माही आदमी के चेहरे को देखती है जिसमें बहुत दर्द नजर आ रहा था। माही आदमी के चेहरे को देखते हुए सवाल करती है, वो क्या वो भी आपसे प्यार नहीं करती थी। इस सवाल को सुन वो फीकी मुस्कान के साथ माही की तरफ देख कहता है, वो सुसाइड कर ली थी। जैसे ही ये बात माही सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और वो सवाल करती है, क्यों। इस सवाल को सुन एक गहरी सांस भर वो आदमी कहता है, मैं वो नहीं बता सकता हूँ। जैसे ही आदमी ये बात कहता है तो माही कहती है, क्या आप उसे बहुत याद करते हो। इस सवाल को सुन आदमी कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बात को सुन माही झट से कहती है, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। जब माही ये कहती तो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ वही चलता हूँ। ये बात सुन माही कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों खड़े हो जाते हैं। वही आदित्य जय को एक रेस्टोरेंट में ले गया था और ऑर्डर किया हुआ डिश भी आ चुका था। तभी आदित्य जय को खाने का कह प्राइवेट रूम से बाहर निकल माही को कॉल करता है। वही माही जो आदमी के साथ चल रही थी, वो अपने फ़ोन को बैग से निकाल अपने भाई का नाम और स्क्रीन पर बड़ा सा तस्वीर आया था। आदमी का नज़र उस पर चला जाता है और आदमी का चेहरा कठोर हो जाता है। तभी माही कॉल रिसीव कर कहती है, हाँ भैया। अपनी बहन की आवाज़ को सुन आदित्य सवाल करता है, रूम में हो ना। इस सवाल को सुन माही कहती है, नहीं बाहर कुछ लेने आई थी, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। माही के सवाल को सुन आदित्य कहता है, मैंने तुम्हारे पसंद का सारा डिश अपने असिस्टेंट से भेजवा दिया है और हाँ, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। ये सुन माही के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। उसे नहीं पता कैसे, पर जब भी वो उदास होती तो उसके भाई को पता चल जाता है और वो हमेशा ऐसा ही किया करता था। आदित्य से बात होने के बाद कॉल कट हो जाता है। तभी माही आदमी की तरफ देखती है जो उसके फ़ोन को अजीब नजरों से घूर रहा था। तो माही झट से सवाल करती है, आप मेरे फ़ोन को ऐसे क्यों घूर रहे हैं। ये सवाल सुन आदमी अपने नज़रें फेर कहता है, बस फ़ोन का मॉडल अच्छा है इसलिए देख रहा था। आदमी के बातों पर माही को भरोसा नहीं होता है, पर आदमी कुछ उल्टा करने का सोचे ऐसा भी माही को नहीं लग रहा था। साथ ही आदमी इतना चार्मिंग था कि कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसा भी माही को नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ कुछ करने का इंटेंशन रख रहा हो। कुछ वक्त के बाद हॉस्टल आ गया। फिर आदमी मुड़ जाने लगता है तो माही मुड़ उसकी तरफ देखती है। फिर अपने आप से कहती है, मैं क्या बेवकूफ़ की तरह सोचती रहती हूँ। अपने आप में इतना कहते हुए वो अंदर चली जाती है और जब रूम जाती है तो देखती है उसकी पसंद का सब कुछ है वहाँ। वो सबसे पहले बड़े से डब्बे आइसक्रीम पर जा टूट पड़ती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मुंबई पहुंच गया। मुंबई आने के बाद वो अपना सारा काम करना बंद कर दिया और ही अपने मेंशन पहुंचा। तो वो अपने कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर गया तो देखा विहान हॉल में बैठा है। तो अनिरुद्ध उसके पास जा कहता है, विहान तुम्हें जाना तो जा सकते हो,
ये सुन विहान भी खड़ा हो अनिरुद्ध के कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, ओके मैं चलता हूँ, तुम मोक्ष से बात कर लो, वो कुछ खा भी नहीं रहा है। ये सुन अनिरुद्ध का टेंशन बढ़ जाता है और वो मोक्ष के रूम की तरफ जाने लगता है। मोक्ष के रूम के पास आने के बाद वो रूम का दरवाजा बिना नॉक किए खोल रूम के अंदर जाता है तो देखता है मोक्ष वीडियो गेम खेल रहा है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देख अनिरुद्ध उसके पास जाने से पहले रूम का दरवाजा बंद कर देता है और मोक्ष के पास जा उसके सिर पर अपने हाथ को रख देता है। तभी मोक्ष अपने ठंडे आवाज में कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब मोक्ष बिना उसकी तरफ देखे अपने बात को कहता है तो वो उसके गाल के पास जा उसके गाल को किस कर उसके कान में अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, क्या तुम्हें मेरे करीब आने से कोई फील नहीं हो रहा है जो गेम खेलने में बिजी हो। अनिरुद्ध के बातों को सुन मोक्ष अपने होंठों पर मुस्कान पर उसकी आंखें नम थी। वो अपने चेहरे को मोड़ अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है, बहुत फील हो रहा है, इतना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मोक्ष का बात कुछ कह रहा था, चेहरा कुछ और रिएक्शन कुछ और। ये देख अनिरुद्ध जे अपने तरफ घुमा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख अपने वार्म आवाज में कहता है, सॉरी मोक्ष, मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था पर बहुत जरूरी काम आ गया था, पर मैं 2 दिन पूरा तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तुम्हें जहाँ जाना है जो करना है सब तुम कर सकते हो। ये सुन मोक्ष कहता है, सच में। मोक्ष के इस बात पर वो हाँ कहता है तो मोक्ष अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध उसे हैरानी से भरे नजर से देखता है फिर कहता है, यही तो है तुम्हारा घर। जब अनिरुद्ध ये बात कहता है तो मोक्ष एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, ये आपका घर है जहां आप मुझे पनाह दिए हो। मेरा घर तो वो है जिसे मैं छोड़ दिया था मम्मी पापा के जाने के बाद, पर मैं वहां जाना चाहता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध का चेहरा कठोर हो गया और वो अपने कठोर आवाज में ही कहता है, तुमने वो घर छोड़ दिया, अब तो तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। क्या या कोई तुम्हें ये फील करवाया है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ये बात सुन मोक्ष कहता है, नहीं, पर ये मेरा घर नहीं है ना, ये मेरा अपना परिवार है और मैं बस बोझ हूँ यहाँ के लिए। मेरे पढ़ाई का खर्च, मेरे रहने खाने का खर्च, ऊपर से आप मुझे लाखों रुपए भी हर महीने देते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे ये सब लेना चाहिए। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए और खुद से कमाना चाहता हूँ और अकेले रहना चाहता वहाँ जहाँ सब कुछ मेरा है। मोक्ष की ऐसी बातें सुन अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है, मोक्ष, हुआ क्या है तुम्हें? किसने क्या कहा है तुमसे जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ये घर तुम्हारा है और सब कोई तुम्हारे अपने हैं और तुम बदन नहीं हो, समझ आया तुम्हें? ये सुन मोक्ष के आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो रोते हुए सवाल करता है, बस एक जवाब चाहिए मुझे। एक मिडिल फैमिली के बच्चे के पेरेंट्स की सुसाइड करने के बाद आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे एनजीओ में दे सकते थे और मुझे क्यों डैड ने अपना नाम दिया? क्यों आप लोग मेरा खर्च उठाते? क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ दिया? मैं था ही क्या आप लोगों का? क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे लिए इतना कुछ? मोक्ष के सवाल को सुन अनिरुद्ध के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। जब पहली बार अनिरुद्ध आग में जलते मोक्ष के पेरेंट्स के सामने छोटे से बच्चे जो मोक्ष था उसका मासूम चेहरा जिसमें उदासी भरा था उसे ऐसे खड़ा देखा तो उस छोटे से बच्चे से उसके पेरेंट्स के छीनने का रिग्रेट उसे लगने लगा था। इसलिए तो मोक्ष का शुरुआत में पूरा जिम्मेदारी लिया था, पर फिर उसके साथ रहते हुए अनिरुद्ध को ऐसा फील होने लगा जैसे मोक्ष उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। उसके साथ रहकर अनिरुद्ध अपने सारे तकलीफों को भूल जाता था। फिर धीरे धीरे उसे मोक्ष से प्यार हो गया, पर वो मोक्ष के सवाल का अभी क्या जवाब दे? वो कुछ जवाब ना दे शांत अपने ख्यालों में खोया था। तभी मोक्ष चिल्लाकर कहता है, बताओ अनिरुद्ध, क्यों आप चैरिटी कर रहे हो? क्यों नहीं मुझे एनजीओ में छोड़ दिया? मोक्ष के बार बार इस सवाल को करने से अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब, और ये तुम्हारा घर है, यहाँ के सब तुम्हारे अपने हैं, खासकर मैं। आखिरी शब्द कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई और वो आगे बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोक्ष, प्लीज ऐसी बातें मत करो और मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, तुम यही रहोगे हमेशा मेरे साथ। अनिरुद्ध के बातों को सुन मोक्ष शांत हो जाता है। मोक्ष को शांत देख अनिरुद्ध को बहुत डर महसूस होने लगता है। वो मोक्ष के हाथ को पकड़ उसे खड़ा कर अपने बाहों में भर कहता है, मोक्ष, कुछ बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ। ये सुन मोक्ष को मनन का बात याद आता है। क्या सोच रहे हो? उसे जाकर सब बताओ, उससे लड़ने का। उससे क्या होगा? पर तुम्हारे मॉम डैड वापस नहीं आ जाएंगे? मनन की बातों को याद कर मोक्ष कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। ये सुन अनिरुद्ध को रिलीफ नहीं मिला था। वो मोक्ष से दूर हो कहता है, क्या कहीं बाहर चलोगे? जब अनिरुद्ध पूछता है तो मोक्ष कह पड़ता है, नहीं, मुझे गेम खेलना है, आप चाहो तो मेरे साथ गेम खेल सकते हैं। ये सुन अनिरुद्ध उसके बगल वाले शीट में बैठ कहता है, ओके। फिर मोक्ष अपने चेयर को मोड़ रेस स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच रेस स्टार्ट हो चुका था।
मोक्ष रियल और रील दोनों लाइफ में बाइक चलाने में बहुत अच्छा था। वो पहले राउंड में अनिरुद्ध से जीत चुका था। तभी अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए मोक्ष को देखता है, पर मोक्ष के चेहरे पर कोई खुशी नहीं था। वो ऐसे खेल रहा था मानो सच में वो रेस लगा रहा हो अनिरुद्ध के साथ। वही मोक्ष फिर गेम शुरू कर देता है। दोनों के बीच रेस शुरू होता है और इस बार अनिरुद्ध जीत जाता है। अनिरुद्ध को कुछ सीखने में और किसी और को ऑब्जर्व करने में अधिक वक्त नहीं लगता था। जब अनिरुद्ध जीत जाता है तो मोक्ष एक और गेम शुरू करता है। फिर मोक्ष हार जाता है, पर मोक्ष को आज हारने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार गेम शुरू करता और बार बार हार जाता। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के फ्रस्ट्रेशन से भरे चेहरे को देखता है तो वो जानबूझकर हार जाता है। तब जाकर मोक्ष को भले खुशी नहीं होता, पर फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे से हट जाता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, अब हमें और गेम नहीं कहना चाहिए। ये सुन मोक्ष कहता है, हाँ मुझे पढ़ना भी है, मेरा एग्जाम आने वाला है। इतना कहने के बाद वो चेयर से उठ अपने डेस्क की तरफ जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध भी जल्दी से चेयर से उठ मोक्ष के करीब जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर उसकी गर्दन को किस करने लगता है। फिर किस करते हुए उसके कानों के करीब जा कहता है, मोक्ष आई लव यू। जब अनिरुद्ध ये कहता है तो मोक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रख अपने आंखों को बंद कर लेता है। एक पल उसे अनिरुद्ध का प्यार याद आने लगता है तो दूसरे पल उसे अपने पेरेंट्स के मौत का कारण। तो फिर वो झट से अनिरुद्ध के हाथ को छुड़ा खुद को आज़ाद करते हुए कहता है, आप थक कर आए हो, आपको आराम करना चाहिए कुछ देर। जैसे ही मोक्ष आई लव यू के जगह ये बात कहता है तो अनिरुद्ध मोक्ष को अपने गोद में उठा लेता है। तो मोक्ष अनिरुद्ध की आंखों में देखता है। अनिरुद्ध की आंखों में अपने लिए प्यार देख उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष को बेड पर ले जा उसे रख अपने जिस्म से कोट निकाल साइड में रखते हुए कहता है, तुम चाहते हो मैं आराम करूं राइट। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध को देखते हुए ही कहता है, हाँ। ये सुन अनिरुद्ध अपने हाथों में पहना वॉच निकाल टेबल पर रख अपने टाई को खोलते हुए कहता है, मुझे आराम तुम्हारे पास होकर ही मिल सकता है। ये सुन मोक्ष उसके आंखों में देखता है, फिर अपने चेहरे को फेर कहता है, आप क्या करना चाहते हैं। इस सवाल को सुन अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे ही अनिरुद्ध ये बात कहता है तो मोक्ष कहता है, मुझे पढ़ना है। पर मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध अपने शर्ट को अपने जिस्म से निकाल जमीन पर गिरा बेड के ऊपर जा मोक्ष के करीब जा कहता है, पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना कहने के बाद वो उसके उस हाथ को पकड़ता है जिस उंगली में वो मोक्ष को रिंग पहनाया था। फिर उस उंगली को किस करते हुए अपने मन में कहता है, मोक्ष मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, पर मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो लाइट ऑफ कर मोक्ष के सीने पर अपने सिर को रख अपने आंखों को बंद कर कहता है, डोंट वरी, मैं वो सब नहीं करने वाला, बस सोना चाहता तुम्हारे साथ। ये सुन मोक्ष की धड़कने और तेजी से बढ़ने लगती है और उसके आंखों में आंसू भर जाता है, पर वो अपने आंखों को कस के बंद कर अपने आंसू को बाहर आने से रोकते हुए अपने मन में कहता है, क्या जो पास्ट में हुआ मैं वो सब भूल जाऊं और अनिरुद्ध के साथ जैसे रह रहा था वैसे ही रहूं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध के सिर पर हाथ रख सवाल करता है, अनिरुद्ध आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध अपने आंखों को बंद किए ही जवाब देता है, प्यार के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होता, बस हो जाता है, मुझे भी तुमसे बस प्यार हो गया, तुम बताओ। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद आप ही थे जो मेरा केयर किए, मुझे प्यार दिया, बस इसलिए मुझे आपसे प्यार हो गया। ये सुन अनिरुद्ध का हाथ मोक्ष के हाथ में मजबूत हो जाता है और अनिरुद्ध अपने दबे आवाज में कहता है, बस यही रीजन है। ये सुन मोक्ष कहता है, मेरे पास तो रीजन भी है, आपके पास तो वो भी नहीं है। जब मोक्ष ये कहता है तो अनिरुद्ध अपने चेहरे को उठा अंधेरा होने के बावजूद मोक्ष की चमकती आंखों में गौर से देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, मेरे पास कोई वजह नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे हर एक चीज से प्यार है। तुम मुस्कुराते हो तो मेरे होंठों पर मुस्कान आता है, तुम रोते हो तो मुझे तकलीफ होता है, तुम साथ होते तो लगता मेरे पास सब कुछ है, पर तुम दूर चले जाते तो लगता मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तुम गुस्सा होते हो तो मेरा पूरा सुकून खत्म हो जाता है, जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो मुझे किसी अपने के होने का एहसास होता है। अनिरुद्ध एक एक कर बताने लगता है तो मोक्ष उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, हो गया, मुझे और वजह नहीं जानना, अब आप सो जाओ। ये सुन अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर लेता है, पर मोक्ष बहुत कंफ्यूज था। उसे पता है अनिरुद्ध उससे बहुत प्यार करता और वो अनिरुद्ध से, पर अनिरुद्ध के करीब रहने से भी उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। तभी उसे सिंगापुर में जब अनिरुद्ध अपने प्यार का इजहार प्रॉपर तरीके से किया था, उससे पहले वो उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था वो बताना चाहता था, पर वो खुद था जो उसे रोका था। उस दिन को याद कर मोक्ष अपने मन में सवाल करता है, क्या यही वजह था जिसकी वजह से अनिरुद्ध मुझसे प्यार करने के बाद भी दूरी बना कर रखता था। अपने मन में सवाल करने के बाद वो सभी बातों को बस सोचे जा रहा था।
वही 2 दिन से बिल्कुल भी ना सोने की वजह से जैसे ही मोक्ष का बात करने का तरीका उसके लिए थोड़ा वार्म होता है तो अनिरुद्ध को उसके करीब होने से नींद आ जाता है। वही दूसरी तरफ माही के साथ जो बात कर रहा था वो आदमी एक अंधेरे रूम में बैठा था और उसके सामने कुछ तस्वीरें थी जिसमें आदित्य था और उसका भाई जय। तभी वो आदित्य को देख गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दिया और तुम मुझ पर भरोसा नहीं किया और अब मेरे भाई के साथ बुरा कर रहे हो। आदित्य, तुम्हारे कारण मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, पर अब देखो आदित्य, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अगर बात सिर्फ मेरा होता तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर तुम इसमें मेरे भाई को इन्वॉल्व कर उसे तकलीफ दे बहुत बड़ी गलती किए हो। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में बैठा था और जय सोफे पर। आदित्य काम करना बंद कर सोफे की तरफ देखता है जहां जय बैठा था, फिर कहता है, मेरे पास आओ। ये सुन जय खड़ा हो आदित्य के पास चला जाता है। तभी आदित्य उसके हाथ को पकड़ उसे अपने गोद में खींच कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जैसे ही आदित्य ये कहता है तो जय हैरानी से उसे देखता है। तभी आदित्य कहता है, जल्दी बोलो, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सुन जय अपने नजरों को झुका कहता है, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एक चीज है। ये सुन आदित्य सवाल करता है, क्या। तो जय अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, मेरा भाई, क्या आप उनका पता लगवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता मेरा भाई मरा है, पर पुलिस ये केस बंद कर दिए और मैं बहुत कोशिश किए केस ओपन करवाने का, पर वो नहीं किए। उन्होंने कह दिया मरे हुए आदमी को वो और नहीं ढूंढ सकते, पर मेरा भाई मर नहीं सकता है। जय की बातों को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो चुका था और वो जय को देखता है, फिर कहता है, ओके। जैसे ही आदित्य ओके कहता है तो वो मुस्कुराते हुए आदित्य को देखता है और कहता है, सच में। तो आदित्य हाँ में सिर हिला अपने मन में कहता है, ढूंढना तो मैं भी चाहता हूँ उसे। अभी बहुत सी बातें हैं जो मुझे अब तक नहीं पता है और उसके मिलने के बाद ही मुझे पता चल सकता है। अपने मन में वो इतना कहने के बाद एक गहरी सांस भर कहता है, जाओ सोफे पर जा बैठ जाओ। ये सुन जय हाँ कहता है, फिर उसकी गोद से उतर सोफे की तरफ जाने लगता है। वही आदित्य उसे देखता है, फिर एक फाइल को देखते हुए जय के भाई के साथ बिताए वक्त में चला जाता है। पास्ट एक बड़े से विला के अंदर आदित्य सोफे के सामने बैठा था और जमीन पर एक आदमी जख्मी, वही आसपास कई गार्ड्स थे। तभी विला का दरवाजा खुलता है तो आदित्य के नज़र दरवाजे पर चली जाती है। तभी वो आदमी जो जय का भाई था वो चलकर आदित्य के पास आता है और जमीन पर पड़े घायल इंसान को देखता है। तभी आदित्य कहता है, विराज बैठ जाओ। जय के भाई का नाम विराज था। आदित्य विराज के अलावा अपने पास किसी को भी बैठने नहीं देता था, ना ही अपने ग्रुप में उसके अलावा आदित्य किसी पर भरोसा करता था। विराज जा आदित्य के बगल में बैठ जाता है। तभी जमीन पर पड़ा आदमी विराज को देख गुस्से में कहता है, तुम्हारे कारण मेरा बस ये हाल है विराज, पर देखना जिसके लिए तुम इतना कुछ करते हो ना, वो तुम्हारा भी यही हाल करेगा। जैसे ही आदमी ये बात कहता है विराज उसे कठोरता से देखता है। वही आदित्य गन निकाल उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बहुत बोल लिए तुम। इतना कहने के बाद वो उसके सिर पर शूट कर देता है और वो आदमी एक ही गोली से मर जाता है। वही आदित्य अपने कठोर आवाज में ऑर्डर देता है, इस जगह को साफ करो। इतना कहने के बाद आदित्य खड़ा हो कहता है, विराज मेरे साथ चलो। ये सुन विराज खड़ा हो जाता है और आदित्य के साथ चलते हुए कहता है, इसे मारना नहीं चाहिए था, अब तक हमें पूरा इन्फॉर्मेशन इससे मिला नहीं था। विराज की बात को सुन आदित्य कहता है, वो निकालना मुश्किल नहीं है, पर वो जो कह रहा था मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही आदित्य ये बात कहता है विराज कह पड़ता है, आदित्य मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और ये लोग चाहे कुछ भी कह दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ड्रिंक सेशन में आ चुके थे। विराज की बातों को सुन आदित्य अपने और विराज के लिए ड्रिंक बना। विराज की तरफ ड्रिंक बड़ा कहता है, हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हारी दादी अब कैसी है। इस सवाल को सुन विराज ड्रिंक करते हुए कहता है, ठीक है, पर मुझे अपने भाई का टेंशन होता है। मैं उसे अपना पूरा वक्त नहीं दे पाता और दादी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो उसका ख्याल प्रॉपर तरीके से रख पाए, अभी तो दादी को जरूरत है इसकी। विराज की बातों को सुन आदित्य कहता है, तुम अपने भाई को हॉस्टल क्यों नहीं भेज देते हो और अपनी दादी के लिए मेड रख लो। ये सुन विराज कहता है, आदित्य मेरी दादी को मैक के हाथ का कोई काम पसंद नहीं आता। मैं रखता वो उन्हें इतना डांटती कि वो काम छोड़ चली जाती, और अपने भाई को मैं हॉस्टल नहीं भेज सकता, वो बहुत मासूम है। ये सुन आदित्य बस मुस्कुरा देता है। वही आदित्य अपने पास से बाहर आ जय की तरफ देखता है, फिर फाइल को देखते हुए अपने मन में कहता है, सच कहा था तुमने, तुम्हारा भाई बहुत मासूम है, पर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया विराज। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तुम पहले इंसान थे जिसे मैं अपने लाइफ में एक खास जगह दिया था। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है।
रात के 9 बजने को थे। आदित्य अपना काम करना बंद कर खड़ा हो जाता है और सोफे की तरफ देखता है। जय सोफे पर ही सो चुका था। ये देख वो उसके करीब जाता है और जय का मासूम चेहरा देख वो अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा रख देता है और अपने धीमे आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खुद के इतने करीब आने का इजाजत नहीं देता हूँ, पर फिर भी तुम आ रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, पर मेरे इतने करीब मत आओ। इतना कहने के बाद वो उसके माथे को प्यार से चूम लेता है, फिर खड़ा हो उसे अपने गोद में उठा केबिन से बाहर निकल जाता है। जब वो अपने कंपनी से बाहर निकल कार के पास आता है तो देखता है अवनी खड़ी है। जब अवनी आदित्य की गोद में जसिका जय को गोद में देखती है तो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना कहने को थी, तभी आदित्य उसे कुछ ना कहने का वार्निंग के नज़र से देखता है तो वो शांत रहती है। वही आदित्य कार का दरवाजा खोल जय को कार के अंदर बैठा कार का दरवाजा धीरे से बंद कर अवनी की तरफ देखता है तो अवनी जसिका का इतना फिक्र आदित्य को करता देख कहती है, आदित्य क्या सच में तुम्हें इस लड़की से प्यार हो गया है? अवनी के इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, बहुत बार तुम्हें मैं बता चुका हूँ, यहाँ क्या करने आए हो? इस टॉपिक को क्लोज करते हुए आदित्य सवाल करता है तो अवनी आदित्य के करीब आए एक पेपर आदित्य की तरफ बढ़ा देती है तो आदित्य उस पेपर को देख अवनी की तरफ कठोरता से देखता है। तभी अवनी कहती है, मैं पहले सोची बस नोटिस भेज दूं, पर फिर मैं सोची मुझे तुमसे मिलकर बात करना चाहिए। अवनी के बातों को सुन आदित्य कहता है, देखो अवनी, तुम मेरे साथ साथ अपना भी घाटा कर रही हो और तुम्हें तो अपने डैड का बिजनेस नहीं करना था ना, क्योंकि तुम्हें इनलीगल चीजें पसंद नहीं। जैसे आदित्य ये बात कहता है, अवनी अपने हाथ को आदित्य के चेहरे पर रख कहती है, तुम्हें पाने के लिए मुझे इस जसिका का खून भी करना पड़े तो मैं करूंगी, फिर इनलीगल बिजनेस ऑपरेट करना क्या बड़ा बात है। अवनी के बातों को सुन आदित्य उसके हाथ को अपने चेहरे से झटक उसे कोल्डली देख कठोरता से कहता है, अवनी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम जसिका की तरफ देखने का भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। आदित्य की बातों को सुन अवनी अपने दोनों हाथ को उसके कंधे पर रख अपने एडी को उठा आदित्य के कान के करीब जा कहती है, देखते हैं तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर पाते हो या मैं जसिका के साथ। जब अवनी ये कह रही थी तभी अवनी का नजर जय पर जाता है जो जाग चुका था। जय को ब्लैक शीशे की वजह से कुछ दिखा नहीं था। वो कार में खुद को अकेला देख कार का डोर खोल हल्का दरवाजा खोलता है कि तभी अवनी आदित्य से दूर हो कहती है, आदित्य हम दोनों की शादी सेट हुई थी, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा कुछ ना करूं तो कल फैमिली डिनर में आ जाना। मैं नहीं चाहती सभी को ये लगे हमारा शादी नहीं हो रहा है। बाकी तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस जिसे रखना है रखो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे हो। इस बात को सुन आदित्य कुछ कहता कि तभी अवनी उसके गाल पर किस कर धीरे से कहती है, तुम्हें पता है मैं जसिका के साथ कुछ भी करवा सकती हूँ, तो कल फैमिली डिनर पर आ जाना, तब इस बारे में बात करते हैं। इतना कहने के बाद अवनी वहां से जाने लगती है। वही आदित्य गुस्से में अवनी को देखते हुए अपने मन में कहता है, इसे और इसकी फैमिली को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दूसरी तरफ जा कार के अंदर बैठ जाता है तो देखता है जय जाग चुका है, तो वो जय की तरफ देख कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। जय आदित्य के बात को ना सुन बस आदित्य के गाल को ही देखे जा रहा था जहां अवनी के होंठों पर लगा लिपस्टिक लगा था। जब आदित्य उसके बात को ना सुन उसके चेहरे को देखे जा रहा था तो आदित्य गुस्से में उसके करीब जा जय के सीट बेल्ट को लगाते हुए कहता है, क्या हुआ, सोने के बाद तुम्हारा कान काम करना बंद कर देता है क्या? वो ये कह रहा था पर जय कुछ न कह अपने नजरों को झुका लेता है। वही आदित्य उसके सीट बेल्ट को लगाए उसके उदास चेहरे को देखता है तो वो अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत कर कहता है, फाइन मैं नहीं डांट रहा, तुम्हें ऐसा शकल बनाने का जरूरत नहीं है। अपने बात को कहने के बाद वो अपने सीट पर ठीक से बैठ सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर सवाल करता है, क्या खाओगे? इस सवाल को सुन जय आदित्य को देखता है, फिर उसके चेहरे पर लगी लिपस्टिक के मार्क को देख अपने चेहरे को मोड़ कहता है, कुछ नहीं। ये सुन आदित्य जय की तरफ देखता है और जय के चेहरे को देख अपने मन में कहता है, इसे क्या हुआ है? क्या ये मेरे और अवनी के बात को सुना, पर सुनाई कैसे देता? कार डोर तो लॉक था। अपने मन में वो ये सब कहते हुए कार को रफ्तार में चला रहा था। वही दूसरी तरफ रचना अपने रूम में बैठी थी और पढ़ाई में उसका दिल नहीं लग रहा था, तो वो नोवेल पढ़ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो झट से वो अपने फ़ोन को उठा, जिसका कॉल आने का वेट कर रही थी। उसकी का कॉल आता देख वो झट से कॉल उठा, मुस्कुराते हुए कहती है, विहान। अपने नाम को जब जब वो रचना की जुबान से सुनता था तो उसका चेहरा खिल उठता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कर रही हो? ये सवाल सुन रचना झट से कहती है, बस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो थोड़ा नोवेल पढ़ रही थी। ये सुन विहान को उस नोवेल का रोमांटिक सीन याद आता है जो रचना के फ़ोन में खुला था। उसे याद कर विहान कहता है, ओह किस टाइप का नोवेल? ये सवाल सुनते ही रचना को नोवेल का इंसिडेंट याद आ गया और वो झट से कहती है, उस टाइप का नहीं है,
वो तो मैं आपको बताई थी ना, वो मैं बस मोक्ष को देने के लिए डाउनलोड की थी, मैं नहीं पढ़ती हूँ। रचना के एक्सप्लेनेशन को सुन विहान मुस्कुराने लगता है और कहता है, ओके लिटिल गर्ल, वैसे तुम्हें कैसा रोमांस पसंद है? विहान के इस सवाल को सुन रचना कहती है, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे आपको बहुत तरीका का रोमांस पता है। अपने बात को कहने के बाद रचना के दिमाग में कुछ चलने लगता है, पर उसके लिए पूछना बहुत मुश्किल हो रहा था। वही विहान रचना के इस बात को सुन कहता है, ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहता, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। विहान के इस बात को सुन रचना अपने हाथ में विहान के दिए टैडी बियर को ले उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को छूते हुए कहती है, मैं स्पेशल हूँ, मतलब आप किसी के साथ कभी किसी टाइप का रोमांस नहीं किए हैं? रचना के इस बात को सुन विहान शांत हो जाता है। विहान के शांत होने से रचना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे विहान का पूरा पास नहीं पता था। तभी विहान कहता है, तुम्हारा एग्जाम कब से है? विहान को टॉपिक चेंज करता देख रचना कहती है, शायद नेक्स्ट मंथ, अभी डेट नहीं आया है। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ। अपने बात को कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। वही विहान रचना की बातों से समझ गया था उसका जवाब न देना उसे हॉट किया था। वो बालकनी के पास जा खड़ा हो सिगरेट निकाल उसे जला उसके कस लेते हुए चांद की तरफ देखने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना अपने फ़ोन को देख रही होती है। उसे लगा था विहान दोबारा उसे जरूर कॉल करेगा, पर वो उसे कॉल नहीं किया तो उसे और बुरा लगने लगा था। वो अपने फ़ोन को साइड में रख अपने रूम का लाइट ऑफ कर देती है और लेट जाती है, पर वो अपने आंखों को खोले विहान के बारे में ही सोच रही होती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। वही विहान सिगरेट की कस लेते हुए रचना को कॉल करता है तो रचना अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसे अपने हाथ में ले स्क्रीन पर विहान का कॉल आता देख वो अपने आंसू पोंछ कॉल उठा लेती है। तभी विहान उसका नाम लेता है, रचना। अपना नाम सुन रचना अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपने दबे आवाज में कहती है, हाँ। रचना के आवाज से ही समझना मुश्किल नहीं था विहान के लिए कि वो रो रही थी। विहान सिगरेट का लंबा कस ले उसे छोड़ते हुए कहता है, कुछ चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं रचना, मैं तुम्हें बस ये कह सकता हूँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो तुम्हें चीट करे या तुम्हारा फ़ायदा उठाए। विहान की बातों को सुन रचना को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कहती है, मुझे आप पर भरोसा है। वैसे क्या कल आप फ्री है? इस सवाल को सुन विहान कहता है, नहीं, इनफैक्ट मैं 4-5 दिनों तक थोड़ा बिजी हूँ, पर फिर तुम्हें जहाँ चलना मुझे बता देना, हम वहाँ चलेंगे। जब विहान ये बात कहता है तो रचना मुस्कुरा कर कहती है, ओके, वैसे सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता है, उसे फेंकिए और सोने जाए। जैसे ही रचना ये बात कहती है तो विहान अपने हैरानी से भरे आवाज में सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता? इस सवाल को सुन रचना मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास जादू है, जल्दी फेंकिए अब। रचना की बातों को सुन मुस्कुराते हुए विहान उसे फेंक कहता है, फेंक दिया। तभी रचना कहती है, पता नहीं आप लोगों को इन गंदी चीज का कहाँ से आदत पड़ जाता है, क्या आप लोगों को डांट नहीं पड़ता अपने पेरेंट्स से? ये सवाल करते ही रचना को याद आता है विहान के पेरेंट्स नहीं है और वो झट से कहती है, सॉरी विहान, बस बातों बातों में मेरे जुबान से निकल गया। पर इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी विहान कहता है, कोई बात नहीं, और मेरे पेरेंट्स नहीं है रोकने के लिए तो क्या बात है, तुम तो हो ना। ये सुन रचना के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही विहान रूम के अंदर जाते हुए कहता है, ओके तुम सो जाओ, तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है। ओके विहान, बाय, गुड नाइट। जब रचना ये कहती है तो विहान भी उसे गुड नाइट कह देता है। फिर कॉल कट हो जाता है और रचना विहान दोनों ही सोने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में डिनर करने के बाद मोक्ष अपने रूम जा रहा था तो अनिरुद्ध मोक्ष के हाथ को पकड़ कहता है, मेरे साथ नहीं सोना चाहते हो? ये सुन मोक्ष कहता है, आप अभी ही जागे हो और मैं भी, तो मुझे नींद नहीं आ रहा इसलिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको सोना फिर तो आप सो जाओ। मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध उसे अपने गोद में उठा अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, हम सोएंगे नहीं तो कुछ और करेंगे। ये सुन मोक्ष झट से सवाल करता है, क्या? मोक्ष के रिएक्शन को देख अनिरुद्ध कहता है, तुम जो सोच रहे वो सब कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे करीब रहना है। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हें अपने से दूर करूंगा तो तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। अपने मन में इतना कहने के बाद वो मोक्ष को अपने रूम ले आता है और उसे बेड पर रख कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? अनिरुद्ध को पता था ड्रिंक करने के बाद मोक्ष उसे सब कुछ बता देता था, पर जब अनिरुद्ध ड्रिंक के लिए पूछा तो मोक्ष सिगरेट की तरफ देख कहता है, मैं इसे कभी ट्राई नहीं किया हूँ, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? जब मोक्ष ये कहता है तो अनिरुद्ध झट से कहता है, बिल्कुल नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जब मोक्ष ये बात सुनता है तो अपने आईब्रो को उचकाते हुए कहता है, तो फिर आप क्यों पीते हो? आपको भी नहीं पीना चाहिए।
मोक्ष जब ये कहता है तो अनिरुद्ध कहता है, ठीक है नहीं पीऊंगा, ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ, तुम्हें पीना है मेरे साथ या हम कार्ड गेम खेले। ये सुन मोक्ष कहता है, कार्ड्स गेम खेलते हैं। मोक्ष को बहुत अच्छे से पता था वो ड्रिंक करने के बाद कुछ अटपटान ही करता है और कल का उसे याद भी नहीं था। वही अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, क्या मैं स्टूपिड हूँ जो दूसरा ऑप्शन इसे दिया। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कार्ड्स निकाल कर ले आता है, फिर मोक्ष के अपोजिट में बैट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। वही दूसरी तरफ आदित्य इरिटेट हो कहता है, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो। आदित्य के इस सवाल को सुन जय अपनी नजरें झुका कहता है, लिपस्टिक। ये सुन हैरानी से आदित्य जय को देखता है, फिर शीशे के पास जा अपने चेहरे को देखता है। लिपस्टिक के मार्क को देख आदित्य अपने आंखों को बंद कर गहरी सांस भर अपने आंखों को खोल से पोंछते हुए जय से कहता है, पहले नहीं बोला गया तुम्हें। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ जय की तरफ देखता है जो अपने चेहरे को झुकाए हुए था। तभी आदित्य अपने कोट को निकाल साइड में फेंक अपने टाई को ढीला करते हुए जय के पास जाता है और उसके झुके चेहरे की चीन पर अपने 2 उंगली को रख उसके चेहरे को ऊपर करता है, पर जय की पलकें अब भी झुकी हुई थी और उसके पलकों में आंसू थमे थे। ये देख आदित्य उसके आंखों में टिके आंसू को देखते हुए ही सवाल करता है, तुम रो क्यों रहे हो? ये मत कहना कोई लड़की मुझे किसकी तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। आदित्य की बातों को सुन जय अपने पलकों को ऊपर उठा आदित्य के आंखों में बस देखता है। वही जय के झील जैसे खूबसूरत चमकदार आंखों में नमी देख आदित्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके आंखों में थामे आंसू को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहता है, अपने आप को स्पेशल समझने का भूल मत करना, मैं तुम्हारे रहते हुए कई लड़कियों के साथ भी रहता हूँ। इतना कहने के बाद अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा मुड़ जाता है। तभी जय उदासी से भरे आवाज में सवाल करता है, मुझे पता है, मुझे बस ये जानना आप कब तक मुझसे बोर हो जाएंगे ताकि मैं पार्ट टाइम जॉब फिर से शुरू कर सकूं और धीरे धीरे आपका उधार चुका दूं। जैसे ही जय ये बात कहता है आदित्य की आंखों में कोल्डनेस भर जाता है और वो जय के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ अपने बेहद करीब कर कठोरता से जय के आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बोर हूं या ना हूं, तुम जिंदगी भर मेरे साथ यही रहोगे, समझ आया तुम्हें? आदित्य की बातों को सुन जय को अपने दिल में बहुत दर्द होता है, पर वो ऐसे आदित्य के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता था। उसने भी अपने मन में डिसाइड कर लिया था, वो आदित्य का मिस्ट्रेस बनकर तो नहीं रहेगा, बहुत जल्द आदित्य का पैसा उसे लौटा खुद को आज़ाद कर लेगा। वही दूसरी तरफ मोक्ष हार रहा था तो आखिर में वो कहता है, मुझे और नहीं खेलना, मैं सोना चाहता हूँ। आज से पहले जब तक वो जीत ना जाए तब तक खेलने का जिद करता था, तो फिर आखिर में अनिरुद्ध जानबूझकर हार मान जाता था, पर आज मोक्ष को उसके साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये देख अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, क्या हुआ तुम्हें मोक्ष, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? अनिरुद्ध अपने मन में सवाल करता है। वही मोक्ष बेड से उतरने को था, ये देख अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ कहता है, मेरे साथ सो जाओ। ये सुन मोक्ष कहता है, मैं अकेले सोना चाहता हूँ। जब मोक्ष ये बात कहता है तो अनिरुद्ध उसे फोर्स नहीं करता है और वो मोक्ष का हाथ छोड़ देता है। वही मोक्ष अपना रूम चला जाता है। फिर मोक्ष के जाने के बाद परेशान हो अनिरुद्ध ड्रावर से सिगरेट का बॉक्स और लाइटर निकाल उसे जला उसके कस लेने लगता है। वही दूसरी ओर मोक्ष अपने रूम जा बेड पर बैठ खुद में ही कहता है, मैं चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपके करीब रहकर मुझे बार बार वही सब याद आ रहा है। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। खुद में इतना कहना के बाद वो फुट फुट कर रोने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में एक आग सी जल रही थी। वो अब भी अनाया के बारे में ही सोच रहा था। वो शराब पीते हुए सिगरेट की कस लेता हुआ खुद में ही कहता है, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे चाहे जितना झूठ कहना पड़े मैं कहूँगा। ये रात धीरे धीरे ऐसी ही बीतने लगता है।